आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम 15 जनवरी 2026 की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर गहराई से नजर डालेंगे। और ये सिर्फ सुर्खियां नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में भारत की एक बड़ी खींचतान की कहानियां हैं। एक तरफ देश के अंदर व्यक्तिगत आजादी और सख्त कानूनों के बीच एक जंग चल रही है, और दूसरी तरफ देश के बाहर भारत दुनिया के मंच पर अपनी आर्थिक और रणनीतिक आजादी के लिए लड़ रहा है। आज हमारा मिशन इन्हीं खबरों के पीछे के पैटर्न को समझना है। हम देखेंगे कि दिल्ली दंगे मामले में एक जमानत का फैसला, अर्जेंटीना में खनिजों की एक डील, महंगाई का एक सरकारी आंकड़ा। और अरावली की पहाड़ियों पर चल रहा विवाद, ये सब कैसे एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। कहानी है संतुलन बनाने की। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली दंगे मामले से। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक काफी अहम फैसला आया है। हाँ, 5 जनवरी को। 5 जनवरी को अदालत ने 5 लोगों को तो जमानत दे दी, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम, जो छात्र और कार्यकर्ता हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। और ये सभी लोग 2020 से गिरफ्तार हैं। हाँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध प्रदर्शनों के बाद। और अब 5 साल से ज्यादा हो गए, वो भी बिना किसी ट्रायल के। ये सीधे सीधे त्वरित सुनवाई यानी स्पीडी ट्रायल के अधिकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? बिल्कुल। और यहाँ जो असल मुद्दा है वो 2 ताकतवर चीजों के बीच का टकराव है। वो क्या है? एक तरफ है हमारे संविधान का अनुच्छेद 21, जो हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें त्वरित सुनवाई भी शामिल है। और दूसरी तरफ? और दूसरी तरफ है यूएपीए जैसा एक बहुत ही सख्त कानून, जिसे आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाया गया था। और यूएपीए में ऐसा क्या है जो जमानत को इतना मुश्किल बना देता है? इसमें एक धारा है, सेक्शन 43D5। ये एक तरह से न्याय के सामान्य सिद्धांत को पलट देती है। पलट देती है मतलब? आमतौर पर उसूल होता है बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, यानी जमानत नियम है और जेल एक अपवाद। सही है। लेकिन इस धारा के तहत अगर पुलिस की केस डायरी या सबूतों को देखकर जज को पहली नजर में, यानी प्रीमा फेसी, प्रीमा फेसी लगता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप सच हो सकते हैं, तो जमानत देना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक मिनट, सिर्फ लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि अदालत को ये साबित नहीं करना कि वो दोषी हैं, बस ये लगना चाहिए कि वो दोषी हो सकते हैं। ठीक यही बात है। और यहीं पर आलोचक सवाल उठाते हैं। अच्छा। उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले में अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष के अनुसार उन्होंने दंगों की अवधारणा या प्लानिंग में भूमिका निभाई। लेकिन ये तो एक आरोप है। बिल्कुल। आलोचकों का तर्क यही है कि ये सिर्फ एक आरोप है, कोई दोष सिद्धि नहीं। और जब सीधे सबूतों की कमी हो तो क्या सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी को सालों तक जेल में रखना सही है? यहाँ पर प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। बिना ट्रायल के सालों तक जेल में रहना अपने आप में एक सजा है। ये तो बहुत गंभीर बात है। तो क्या ये सिर्फ दिल्ली दंगों के मामले तक ही सीमित है या हम इस पैटर्न को कहीं और भी देख रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब थोड़ा जटिल है। ये सिर्फ इस एक केस की बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में अलग अलग सरकारों के तहत ये देखा गया है कि यूएपीए जैसे सख्त कानूनों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोध या असहमति को दबाने के लिए भी हुआ है। तो ये एक सिस्टमिक इशू बन गया है। हाँ बिल्कुल, जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। सवाल ये उठता है कि सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता को किस हद तक सीमित किया जा सकता है। ये एक बहस है जो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो हुई देश के अंदरूनी कानूनों की बात, जहाँ स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच एक तनाव है। लेकिन यही तनाव हमें वैश्विक स्तर पर भी दिखता है। सही बात है। जहां भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बड़ी रणनीति की चालें चलनी पड़ रही हैं। हाँ, और ये हमें हमारी अगली खबर की तरफ ले जाता है, जो भारत की खनिज कूटनीति से जुड़ी है। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है मानो भारत दुनिया भर में खनिजों की एक बड़ी शॉपिंग पर निकला है। हाँ, कह सकते हैं। भारत अपनी स्वच्छ ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लिथियम, कोबाल्ट और ऐसे ही दूसरे जरूरी खनिजों को सुरक्षित करने में लगा है। जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 प्रोजेक्ट्स, नामीबिया के साथ लिथियम और यूरेनियम के लिए समझौते, और अब अर्जेंटीना के साथ भी। हाँ, भारत की कंपनी काबिल ने अर्जेंटीना के साथ 200 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील की है। ये सब हो क्यों रहा है? एक शब्द में कहूं तो चीन। हाँ, देखिए, ये सिर्फ सप्लाई चेन बदलने की बात नहीं है, ये एक तरह की आर्थिक आजादी की लड़ाई है। अच्छा,
आज की तारीख में इन जरूरी खनिजों के प्रोसेसिंग और सप्लाई पर चीन का लगभग एकाधिकार है। सोचिए, कल अगर चीन ने ईवी बैटरी के लिए कोबाल्ट या सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए जरूरी खनिज देना बंद कर दिया तो क्या होगा? तो हमारा पूरा ग्रीन एनर्जी और मेक इन इंडिया का सपना रुक सकता है। बिल्कुल। चीन का यह कंट्रोल दुनिया की टेक्नोलॉजी और डिफेंस पर एक नॉन मिलिट्री चोक होल्ड यानी एक गैर सैन्य पकड़ जैसा है। तो ये जो अर्जेंटीना में काबिल का समझौता है, ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये भविष्य के लिए एक बीमा पॉलिसी खरीदने जैसा है। बीमा पॉलिसी? हाँ, और यहाँ काबिल की भूमिका समझना जरूरी है। काबिल कोई आम कंपनी नहीं है। इसका पूरा नाम है खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड? जी, यह है भारत की 3 सरकारी कंपनियों नैल्को, HCL और MECL का एक जॉइंट वेंचर है। इसे बनाया इसलिए गया था ताकि ये दुनिया भर में जाकर भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों के स्रोत खोजे और हासिल करे। ये एक सोची समझी सरकारी रणनीति है। लेकिन सिर्फ खदानें खरीद लेना ही तो काफी नहीं होगा। उस कच्चे माल को इस्तेमाल के लायक भी तो बनाना पड़ता होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जापान ने भी यही मॉडल अपनाया है। विविधता, भंडारण, रिसाइकलिंग और रिसर्च में निवेश। तो भारत के लिए चुनौती क्या है? भारत के लिए चुनौती सिर्फ अयस्क या कच्चा माल हासिल करना नहीं है। असली चुनौती देश के भीतर रिफाइनिंग और मिड स्ट्रीम क्षमताओं का विकास करना है। मिड स्ट्रीम क्षमताएं, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। मिड स्ट्रीम का मतलब है खदान से कच्चा माल निकालकर उसे साफ करने, प्रोसेस करने और फैक्ट्री तक पहुंचाने का पूरा काम। अच्छा। अगर हम अर्जेंटीना से लिथियम का पत्थर ले आते हैं, लेकिन उसे बैटरी में इस्तेमाल होने वाले हाई ग्रेड लिथियम में बदलने की तकनीक और प्लांट हमारे पास नहीं है, तो हम फिर भी दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे। सही बात है। और ये सब करते हुए हमें ESG यानी एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस के मानकों का भी ध्यान रखना होगा। मतलब ऐसा ना हो कि हम अर्जेंटीना में खनन करें और वहाँ का पर्यावरण तबाह कर दें। आजकल निवेशक इस पर बहुत नजर रखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक तरफ देश की रणनीतिक आजादी के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, ये तो देश की लॉन्ग टर्म हेल्थ की बात हुई, लेकिन आम आदमी की जेब की सेहत का क्या? और ये हमें हमारे अगले मुद्दे पर लाता है, महंगाई के उलझाने वाले आंकड़े। हाँ, ये एक ऐसी पहेली है जिससे हर कोई जूझ रहा है। पहेली ये है, दिसंबर 2025 में सरकार का आधिकारिक खुदरा महंगाई का आंकड़ा आया 1.33%, जो काफी कम है। लेकिन उसी समय रिजर्व बैंक के एक सर्वे में जब परिवारों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें महंगाई 6.6% महसूस हो रही है। ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? क्या सरकारी आंकड़े गलत हैं या लोगों की समझ? देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। ये जो इतना बड़ा फर्क है आंकड़ों और असलियत में, उसकी एक बड़ी वजह है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI। हाँ, जिस बास्केट या टोकरी के आधार पर हम महंगाई नापते हैं, उसका आधार वर्ष 2012 है। 2012? अरे वो तो एक दशक से भी ज्यादा पुराना हो गया। एग्जैक्टली। अब आप ही सोचिए 2012 से आज तक हमारे और आपके खर्च करने के तरीके कितने बदल गए हैं। बहुत ज्यादा। उस वक्त शायद हमारे महीने के बजट में मोबाइल डेटा, ज़ोमैटो, नेटफ्लिक्स या ओला उबर का उतना बड़ा हिस्सा नहीं था जितना आज है। वो पुरानी टोकरी आज के आम परिवार के खर्चों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो मतलब जब सरकार उस पुरानी टोकरी से महंगाई नापती है तो आंकड़ा कम आता है। बिल्कुल, लेकिन जब हमारी जेब से असल में पैसा खर्च होता है तो हमें ज्यादा महसूस होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब सरकार कह रही थी कि महंगाई काबू में है, तब शायद असलियत में आम आदमी की जेब पर बोझ कहीं ज्यादा था। हाँ, और इसका असर RBI के फैसलों पर भी पड़ सकता है। जैसे कि ब्याज दरें तय करना। बिल्कुल। सोचिए, अगर आपका थर्मोमीटर गलत तापमान दिखा रहा है तो आप मरीज को गलत दवा देंगे। कुछ वैसा ही यहाँ हो रहा था। तो गलत डेटा से गलत पॉलिसी बन सकती है। हाँ, जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ये एक तरह से सरकार को एक ज्यादा अच्छी आर्थिक तस्वीर पेश करने में भी मदद कर सकता है, जो राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है, भले ही जमीनी हकीकत कुछ और हो। तो क्या इस समस्या को ठीक करने के लिए कुछ किया जा रहा है? हाँ, और यही इसमें अच्छी खबर है। 12 फरवरी को 2024 के आधार वर्ष के साथ एक नई CPI सीरीज जारी की जाएगी। अच्छा, नई सीरीज? जी, इसमें हाल ही में हुए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के डेटा को शामिल किया जाएगा। उम्मीद है कि ये नई सीरीज महंगाई की ज्यादा सटीक और सच्ची तस्वीर पेश करेगी। ये तो हमारे आर्थिक चश्मे का नंबर ठीक करने जैसा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। तो हम आर्थिक डेटा को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बेहतर नीतियां बन सकें। लेकिन एक और ऐसा मोर्चा है जहां डेटा और परिभाषाओं को लेकर
एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। और उसका असर हमारे पर्यावरण के भविष्य पर पड़ेगा। बिल्कुल। और ये है अरावली का संकट। ये वाकई एक चिंताजनक स्थिति है। आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 2020 से 2023 के बीच अवैध खनन के लिए जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई, उनमें से 77% से ज्यादा अकेले अरावली के जिलों में थीं। 77%? हाँ, ये सिर्फ कुछ अवैध ट्रक या ट्रैक्टर नहीं है। ये एक संगठित समस्या है जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक को खोखला कर रही है। और हमें ये समझना होगा कि अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ नहीं है, ये एक पूरी इकोलॉजिकल शील्ड है। इकोलॉजिकल शील्ड? हाँ, ये थार के रेगिस्तान को दिल्ली और हरियाणा की तरफ बढ़ने से रोकती है। ये भूजल को रिचार्ज करती है, जो इस पूरे सूखे इलाके के लिए जीवन रेखा है। और वन्यजीव भी। बिल्कुल, ये 16 वन्यजीव अभयारण्यों का घर है। इसे खोने का मतलब सिर्फ कुछ पहाड़ों का खत्म होना नहीं, बल्कि पूरे उत्तर पश्चिम भारत के पर्यावरण को एक स्थायी नुकसान पहुंचाना है। अगर ये इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर इसे बचाया क्यों नहीं जा पा रहा? अवैध खनन इतना ज्यादा क्यों है? यहाँ पर मामला बहुत दिलचस्प और कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है। पूरी लड़ाई इस बात पर अटकी है कि अरावली पहाड़ी की परिभाषा क्या हो। क्या मतलब हम ये तय नहीं कर पा रहे कि पहाड़ किसे कहते हैं? कुछ हद तक हाँ। एक विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था कि 30 मीटर से ऊंची किसी भी पहाड़ी को संरक्षण मिलना चाहिए। 30 मीटर, ठीक है। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने एक प्रस्ताव दिया कि सिर्फ 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली माना जाए। अब आप सोचिए इस परिभाषा का असर क्या होगा। एक मिनट, अगर 100 मीटर की परिभाषा अपनाई जाती है तो 30 से 99 मीटर के बीच की सारी छोटी पहाड़ियां, वो तो कानूनी तौर पे अरावली रहेंगी ही नहीं। बिल्कुल, उस सारी निचली पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी और खनन के लिए कानूनी रूप से खुल जाएंगी। तो इससे तो अवैध खनन और भी बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि जो आज अवैध है वो कल शायद कानूनी भी हो जाए। अगर 100 मीटर का नियम अपनाया जाता है तो अनुमान है कि हजारों हेक्टेयर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील भूमि खनन के लिए खुल सकती है। ये तो विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की एक क्लासिक चुनौती है। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है और उसका फैसला इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को तय करेगा। तो आज हमने जो 4 कहानियां देखी, दिल्ली की एक अदालत का जमानत पर फैसला, अर्जेंटीना में भारत की खनिज डील, महंगाई का उलझा हुआ आंकड़ा और राजस्थान में अरावली को बचाने की लड़ाई, ये सब पहली नजर में बिल्कुल अलग लगती हैं। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो एक पैटर्न साफ दिखता है। हाँ, हर कहानी में एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है। बिल्कुल। यूएपीए मामले में ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच का संतुलन है। खनिज कूटनीति में ये चीन पर निर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता के बीच का संतुलन है। महंगाई के आंकड़ों में ये सरकारी डेटा और जनता के असल अनुभव के बीच का संतुलन है। और अरावली में ये आर्थिक विकास की जरूरतों और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच का संतुलन है। ये सभी कहानियां दिखाती हैं कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर अंदर और बाहर अपनी जगह बनाने और अपने भविष्य को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। और आज की चर्चा के आधार पर ये सोचने वाली बात है कि एक विकासशील राष्ट्र के रूप में जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, भारत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सही संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? क्या ये सभी लक्ष्य एक साथ हासिल किए जा सकते हैं या एक को पाने के लिए दूसरे की कीमत चुकानी ही पड़ेगी? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में खोजना होगा। अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।